अभी एक रिपोर्ट आया था कि कई लाख करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश चले गए। वे आप लोगों ने पढ़ा होगा है? भारत से कई उद्योगपति, और उद्योगपति कौन है वो? शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब तो बिल्कुल भी नहीं, बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास नहीं, माइनॉरिटी नहीं, हमारा तो कोई उद्योगपति है नहीं। तो वो जो छोड़कर जाने वाले लोग हैं, वो ऊपर वाले जो लोग हैं, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ये जो लोग हैं, तो उसमें ज्यादातर जो ऊपर वाला क्लास जो है वो लोग हैं। और ब्राह्मण तो अपने लड़के को अमेरिका में, यूरोप में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वो लड़का भारत में वापस आता ही नहीं। ब्राह्मण लोग अपने लड़कों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते ना, तो वो लड़का वापस आता ही नहीं, क्योंकि ये लोग उसको पढ़ने के लिए भेजते, बोलते उधर ही रहो, उधर ही रहो और हमें भी बुलाओ। तो वो लोग वहां जब सेटल होते हैं, नागरिकता लेते हैं, तो नागरिकता के आधार पर अपने इन मां बाप को बुलाने के लिए वहां कानून प्रावधान है, तो उनको बुला लेते हैं। तो भारत में तो ब्राह्मण लोग मरना भी नहीं चाहते, रहना तो दूसरी बात है, वो मरना भी नहीं चाहते, बोलते नहीं अमेरिका में मरेंगे। ये ब्राह्मणों ने जो स्वर्ग वर्ग हम लोगों को बताया ना कि स्वर्ग होता है, बताया ना, अमेरिका में जाओ तो आपको लग, अरे तो स्वर्ग तो साला इधर ही है। तो ब्राह्मण बोलता था ऊपर है, तो इधर ही है। तो स्वर्ग ही जमीन पर दिखाई देता है। अमेरिका में अगर जाओगे तो आपको पता है, अरे साला तो स्वर्ग तो इधर जमीन पर ही है, स्वर्ग जो है आकाश में नहीं है, इधर ही है। क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट इतना किया, इतनी चीजों का डेवलपमेंट किया। मैं अमेरिका में देखा, मैंने अमेरिका में तो रेलगाड़ी देखी नहीं, हो सकती है मगर रेल नहीं है। मैंने पूछा, अरे यहां रेल ज्यादा चलती नहीं है? बोलते गुड्स ट्रेन चलती है। ज्यादा यहां गुड्स ट्रेन चलती है, और गुड्स ट्रेन भी बहुत ज्यादा नहीं चलती है, वो लंबे दूरी की चलती है। क्यों? न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को उधर जाना है तो फ्लाइट से 6.5 घंटे लगते हैं, और दिल्ली से अगर आप लंदन में रात के 2 बजे बैठो दिल्ली में, तो सवेरे 7 बजे जो है आपकी फ्लाइट 7-8 बजे वहां पहुंच जाती है। यानी 6 घंटे 7 घंटे दिल्ली से लंदन जाने के लिए 6-7 घंटे फ्लाइट से लगते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए 6.5 घंटे लगते हैं। इतना भौगोलिक क्षेत्र जो है, अरे जितनी जमीन दिल्ली से लंदन तक जितनी जमीन है, उतनी जमीन अकेले अमेरिका में है। सतपाल जी बराबर है ना? ये तो उधर अभी तो ये जब वो जैसे हालात में गए थे ना, जैसे हालात में गए थे, अब वैसे लोगों को वीजा ही नहीं दे रहे। अरे नहीं, इधर मत आओ। अभी अमेरिका में और यूरोप में भारतीय लोगों को रहने और बसने के लिए वीजा नहीं देते हैं। बराबर है ना सतपाल जी? नहीं, आने नहीं देते भारतीय। वो देखने के पहले ही वीजा इनकार कर देते हैं। खासतौर पर गुजरात के पटेल वगैरह, पटेल हो गए रिजेक्टेड। क्योंकि पटेल जाएगा गुजरात का, वो वापस आएगा ही नहीं। तो इस तरह से बहुत ने पर ब्राह्मण जो है अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं भारत सरकार की विदेश में जाने के लिए स्कॉलरशिप लेते हैं। सरकार बीजेपी की, स्कॉलरशिप उनको लिए अवेलेबल है, सरकारी पैसे से जाते हैं, सरकारी पैसे से जाते हैं विदेश में। बहुत लोगों को तो यह पता ही नहीं कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप विदेश में पढ़ने के लिए मिलती है, और वहां से लोग वापस नहीं आना चाहते हैं, आते नहीं हैं, और उसके लिए बड़ा बहाना बनाते हैं कि वहां रिजर्वेशन है, इसलिए हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है।
सारी नौकरी 79.2% कब्जा उनका ही है। हमारे लोगों को हमारा 15% शेड्यूल कास्ट का नहीं मिल रहा है, बोले सारा इन्होंने ले लिया। अबे 79.2% नौकरियों पर ब्राह्मण तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा है, एकाधिकार कर लिया है। डेमोक्रेसी में एकाधिकार नहीं होना चाहिए मगर कर लिया है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, ये परिस्थिति हम लोगों को समझने की जरूरत है, तो इसमें बदलाव करने की जरूरत है। तो हमें बामसेव के जो लोग हैं, बामसेव का जिले लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो संगठन का ढांचा है, वहां हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, उनको रिलीज करो। अभी हम सर्कुलर भी इश्यू करेंगे सेंट्रल लेवल से, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, कमिश्नरी के लोगों को, स्टेट के लोगों को सर्कुलर इश्यू करेंगे कि बामसेव के कार्यकर्ताओं को आंदोलन करने वाला संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। आप प्रभारी के तौर पर काम करो, युवाओं का संगठन बनाओ, विद्यार्थियों का, बेरोजगार का, लेबर लोगों का, किसानों का, क्योंकि हमारे जो लोग हैं SC ST OBC माए, वो गांव से शहर में आए हैं। तो आप गांव जाओ, मैं तो आपको कहा ना कल कि मामा के गांव जाओ, है? तो मामा का गांव है तो वहां बैठने उठने की तो जगह है, खाने पीने, मामा है तो मामा का मतलब समझते हो क्या है? जिसके बाद 2 मां का प्यार है, मां मां। आज तक नहीं बताया होगा किसी ने। मां तो तुम्हारे पास है, एक ही है, मामा बोले तो मां और मां, 2 मां। जिसके पास 2 मां का प्यार है उसके पास जाओगे तो साले रोटी तो खिलाओ, अरे भांजा आया भाई, है? तो आपको वहां मामा के पास जाओगे तो 10-5 लोगों की मीटिंग में मामा ही करवा देगा। और जो बाप का गांव है वो तो आपका ही गांव है। अगर इसका सहारा लेकर भी अब आप ये करोगे, कहता हूं कि अगर एक कार्यकर्ता एक जिले में, एक कार्यकर्ता को एक तहसील का प्रभारी बना दो तो 100-150 गांव है, एक 3 महीने में हर गांव में जाके आ सकता है। और गांव में जाके आओ, मीटिंग करो, दिन भर प्रचार करो, शाम को 6 बजे मीटिंग करो, तो 150 लोग उसमें हाजिर हो जाएंगे और आपको काम करने के लिए 8-10 लोग वहां मिल जाएंगे एक दिन में। ज्यादा समझ ले, गांव में, अरे गांव में कोई जाता ही नहीं, गांव के लोगों को कोई समझाता ही नहीं। मैं जब पढ़ाई करता था और पढ़ाई करने के बाद साल में 2 महीने छुट्टी के लिए जाता था, तो गांव के लोगों को जब मालूम होता था कि मैं आ गया, वो अपने से ही आते थे लोग मेरे पास, अपने से आते। क्यों? क्योंकि मैं वहां आते इसलिए थे, मैं उनको बातें, बहुत सारी बातें समझाता था, विचारधारा की बातें समझाता था, उनको कोई समझाता ही नहीं था। तो गांव के लोगों को आप जिंदा संपर्क करो, जिंदा संपर्क रखो। आपने गांव में पैदा हुए, शहर में आ गए, अब गांव में जाना ही नहीं चाहते। हमारे लोग गांव में हैं, सबसे ज्यादा संख्या में गांव में हैं। गांव में जाओ, गांव में बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, कम से कम समझाने के बाद भी 8-10 लोग काम करने के लिए आपके साथ राजी हो जाएंगे। और इस तरह से यदि आप अपना काम करो तो ये काम करने के लिए बामसेव के लोगों को कार्यकर्ता रिलीज करने होंगे। कि बामसेव तो बनाया इसलिए ना, बामसेव बनाने के लिए बामसेव थोड़ी बनाया, बामसेव फॉर पेबैक टू सोसाइटी। काशीराम जी ने इसका सिद्धांत बनाया, बामसेव काय के लिए? फॉर पेबैक टू सोसाइटी। सोसाइटी को पेबैक करने के लिए बनाया, क्योंकि फुले शाहू आंबेडकर के, पेरियार के आंदोलन का तो आपका फायदा हो गया। अभी आपको दोबारा क्या, अब आपको रिजर्वेशन में नौकरी मिल गई, अब कौन सी नौकरी चाहिए तुमको? आपको फुले शाहू आंबेडकर, पेरियार के आंदोलन की बदौलत नौकरी मिल गई, रिजर्वेशन में आपको बेनिफिट हो गया। अब आप क्या करोगे? अब दूसरा रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो वो तो आपके बच्चे को मिलेगा, आपके रिश्तेदार को मिलेगा, आपके समाज के लोगों को मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा।
तो आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए, आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए कुछ करना है तो आपको क्या करना होगा? संगठन बनाओ। संगठन किसका? आंदोलन करने वाला संगठन। अभी संगठन के लिए संगठन नहीं, आंदोलन के लिए संगठन बनाओ। तो ये संगठन भारत मुक्ति मोर्चा का, बहुजन क्रांति मोर्चा। बहुजन क्रांति मोर्चा क्या है? बहुजन क्रांति मोर्चा सदस्य बनाने वाला संगठन नहीं है, ये संगठनाओं को सदस्य बनाता है। हमारे समाज में छोटे 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 संगठन होते हैं, गली मोहल्ले में संगठन होते हैं, और आजकल गली में संगठन बनाने वाला आदमी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, और वो अकेला ही होता है, उसको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता भी नहीं, फिर भी होता है। तो ऐसे ही संगठन है। तो इन लोगों को जब आप समझाओगे तो वो संगठन बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर के नीचे आ जाएंगे। तो बहुजन क्रांति मोर्चा ये संगठनाओं के लिए मंच उपलब्ध करवाया गया ताकि संगठनाओं को इकट्ठा किया जाए। क्योंकि हमारे लोग मुझे सलाह देते हैं कि मेजराम जी, अब नेताओं को क्यों इकट्ठा नहीं करते हो? मैं काशीराम जी का रिजेक्टेड फार्मूला, काशीराम जी को आरपीआई के लोगों ने महाराष्ट्र में बताया कि आप आरपीआई को इकट्ठा करो। काशीराम जी आरपीआई के लोगों को जाके समझाने के लिए जाते थे, आरपीआई के लोग इनको समझाते थे, तुम नौजवान हो भाई, तुमको ज्यादा समझ नहीं है। वो नासिक में गायकवाड़ के पास गए, काशीराम जी, दादा साहब गायकवाड़। तो काशीराम जी ने कहा कि ऐसा ऐसा करने से, ऐसा ऐसा करने से, ऐसा ऐसा करने से हमारी सीटें चुनाव जीत सकती है, आ सकती है, ऐसा करना चाहिए दादा साहब। दादा साहब ने काशीराम की पीठ पर, तुम नौजवान हो, एक तो पंजाबी हो, तुमको महाराष्ट्र समझ में नहीं आता, पंजाब के हो, राजनीति इतना आसान नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, कह रहे हो। तुम नौजवान हो, अब तुमको मालूम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो काशीराम जी जिंदगी भर बोलते रहे, ये महाराष्ट्र से मैंने सीखा, नहीं हो सकता, ये मैंने सीखा महाराष्ट्र से, नहीं हो सकता। युती झाली पाहिजे, वो मराठी में एक शब्द बोलते थे, युती झाली पाहिजे। तो उनको ये बात समझ में आई कि आरपीआई के लोग मेरी मानने वाले नहीं है और मुझे सलाह दे रहे हैं, इसका मतलब है ये मेरी मानने वाले नहीं है, तो मुझे अब महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। तो उनका फार्मूला काशीराम जी ने रिजेक्ट किया और महाराष्ट्र छोड़कर यूपी आ गए, और यूपी आकर उन्होंने अपने फार्मूले पर काम किया और मायावती को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया और बनाकर दिखाया। मेरे पास उनके कुछ ऑडियो कैसेट्स है, वीडियो स्पीच है। वहां उन्होंने एक जगह कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार 11 एमबीसी के लोग चुनाव जीत गए, तो कुछ चमारों के लोग एमएलए बन गए थे। मैंने उनकी मीटिंग बुलाई और चमारों को कहा कि तुम्हारे एक आदमी को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया है, अब तुमको मंत्री नहीं बनाऊंगा। और 11 एमबीसी के लोग हैं, 11 एमएलए बन गए हैं, 11 के 11 लोगों को मैं मंत्री बनाना चाहता हूं। तो एमबीसी के 11 लोगों को 11 चुनकर और 11 के 11 लोगों को मंत्री बना दिया। उन्होंने मेरे पास उनका रणनीति जो है वो कैसे होती है। 11 के 11 लोगों ने 11 के 11 लोगों को काशीराम जी ने मंत्री बना दिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया। कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद 8 दिन के बाद वो एमबीसी के जो एमएलए मंत्री बनाए काशीराम जी ने, वो उनको मिलने के लिए आए। तो काशीराम जी ने पूछा क्या कहना है, क्या कहता हूं? नहीं, हम अपने अपने इलाके में आपका कार्यक्रम लगाना चाहते हैं। क्यों?
हम वहां ये कहना चाहते लोगों को, बहुजन समाज पार्टी हम पिछड़ों की एमबीसी की पार्टी है, हम ये हमारे लोग कहना चाहते। हो गया विस्तार। कांग्रेस ने प्रचार किया चमारों की पार्टी, एमबीसी के 11 लोगों को मिनिस्टर बनाया। वो काशीराम जी के पास आए, कहा कि हम अभी प्रचार करेंगे, ये हमारी पार्टी है, ये चमारों की पार्टी नहीं है, ये हमारी एमबीसी की पार्टी है। मायावती ने सारा का सारा बनाया, सारा का सारा खेल जो है बिगाड़ दिया।